हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने जा रहे हैं। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जितने भी एडिशन के लॉज हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस लॉ को समझना सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो भी मैथ्स या फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if two vectors acting on a particle at the same time be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of a parallelogram drawn from the same point. ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, with the help of this definition, we will try to understand the analytical method of parallelogram law of vector addition. तो देखिए, ये definition क्या कहती है कि if two vectors acting on a particle, तो first of all we need a particle. Suppose this is a particle and its name is O, and two vectors, vector A and vector B, are acting at the same time on this particle, having an angle or inclined at angle theta. This is angle theta. Okay, angle theta. Now first of all we have to complete a parallelogram. So opposite sides of a parallelogram, let this vector is A and this vector is B. पहले हम वेक्टर को नाम दे देते हैं। अब हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। नाउ वी कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये जो आपका वेक्टर O है, इस वेक्टर O के इक्वल में और पैरेलल में एक हम साइड ड्रॉ करते हैं। ये हमने साइड ड्रॉ करी और ये वेक्टर A है। इस वेक्टर की जो अपोजिट साइड है वो वेक्टर A के इक्वल और पैरेलल होगी। इस साइड को भी हम ड्रॉ करते हैं। तो इस साइड को भी हमने ड्रॉ किया। ये पैरेललोग्राम पैरेलल बनाने के लिए थोड़ा और इसको बेंड करना होगा। या अब देखिए, अब शायद ये पैरेललोग्राम आपको लग रहा होगा। तो देखिए, ये जो वेक्टर B है, वेक्टर B, अगर ये वेक्टर B है तो ये भी वेक्टर B है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल एंड पैरेलल, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इसके भी होगी, तो ये भी वेक्टर आपका B हो गया। अब ये वेक्टर A है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उतना ही होगा जितना इस वेक्टर का है, तो इसकी डायरेक्शन भी वेक्टर A के इक्वल और मैग्नीट्यूड भी वेक्टर A के इक्वल है, तो ये भी वेक्टर A की तरह ट्रीट करेगा, यानी ये भी वेक्टर A है। नाउ पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। इस पैरेललोग्राम को हम नाम देते हैं OPQS। तो OPQS एक पैरेललोग्राम है। अब जो हमारे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, ये पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स OP और OS को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये दोनों वेक्टर्स, वेक्टर A और वेक्टर B, एक पार्टिकल O पे एट द सेम टाइम्स, उस एक ही टाइम पे एक्ट कर रहे हैं और एंगल थीटा बनाते हुए एक्ट कर रहे हैं। ये कंडीशंस है। तो अगर ये कंडीशंस है तो वेक्टर A और वेक्टर B का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट वो डायगोनल होगा जो उसी पार्टिकल से, जिस पार्टिकल पे वेक्टर A और वेक्टर B एक्ट कर रहे हैं, उसी पार्टिकल से ड्रॉ किया जाएगा। और उस पार्टिकल से ड्रॉ करने पे जो हमको डायगोनल मिलेगा वो डायगोनल, यानी डायगोनल हमको कौन सा मिलेगा, OQ। ये डायगोनल OQ वेक्टर A और वेक्टर B का रिजल्टेंट होगा। तो इस डायगोनल को डिफरेंट कलर से बनाता हूँ। देखिए, एक बार एंगल थीटा को अभी हटा देता हूँ। ये आपका डायगोनल वेक्टर जो मिला OQ,
ये ओ क्यू रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसे हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए एंगल थीटा है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का, ये एंगल थीटा आपका यहां बन रहा है। सॉरी, मार्कर ओपन करते समय मार्कर ही खुल गया। ओके, देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का है। कुछ डिफरेंट कलर्स रख लेता हूं ताकि आपको पता रहे। मान लीजिए वेक्टर ए के साथ ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये एक एंगल बना रहा है, ये इंक्लाइंड है किस पे, एंगल बीटा पे, ये बीटा एंगल बना रहा है, बीटा एंगल। और यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बन गया आपका, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल को मान लीजिए अल्फा एंगल है, अल्फा। तो इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर जो कि ओ क्यू वेक्टर है, ये वेक्टर आर वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको हमें फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम हेडिंग डालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ये आपकी हेडिंग है। देखिए हेडिंग क्या है आपकी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। वेक्टर आर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है उस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप एक, ये जो आपकी पैरेललोग्राम की जो साइड है ओपी जो कि वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, इस साइड को आप थोड़ा प्रोड्यूस करो। इस साइड को प्रोड्यूस करके आप क्या कर रहे हो, क्यू से इस साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, और वो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो क्यू एन परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया। सपोज कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है एन, तो क्यू एन आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया। ये कैसे आया, ओपी साइड जो पैरेललोग्राम की ओपी साइड है उसको आपने एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस किया थोड़ा एक्स्ट्रा, और प्रोड्यूस करके क्यू से आपने परपेंडिकुलर क्यू एन ड्रॉ किया। अब आपके पास एक ट्राइंगल बन गया, ये वाला पी एन क्यू या पी क्यू एन, ऐसे आप नाम दे सकते हो। ये जो ट्राइंगल बना ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए पैरेललोग्राम जो हमने लिया था ये हमारा पैरेललोग्राम था, ठीक है। ये पैरेललोग्राम इसका नाम था ओ पी क्यू एस, ओ पी क्यू एस, ये पैरेललोग्राम है। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस करूँगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इफ टू साइड्स आर पैरेलल देन द थर्ड साइड विच इंटरसेक्ट दिस टू पैरेलल साइड्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन एंड, सॉरी ट्रांजैक्शन गलती से हो गया ये ट्रांजैक्शन नहीं है, पैसे निकालने वाला, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, दिस इज ट्रांसवर्सल। एंड यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो यहाँ भी एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और क्यों इक्वल है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी एंगल थीटा बनेगा, दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा। अब आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू एन। पी क्यू एन इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको राइट ट्राइंगल भी बोलते हैं। तो इस राइट ट्राइंगल में आपको पता है कि जो थीटा एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल है तो दूसरा राइट एंगल हो नहीं सकता, और दूसरा एंगल कोई भी राइट एंगल से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो ये एक्यूट एंगल हो गया थीटा, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
जहाँ पे राइट एंगल एन पे बन रहा है। तो इस जगह जो एंगल बन रहा है इसका नाम है एंगल क्यू पी एन या एन पी क्यू। तो एन पी क्यू जो एंगल है थीटा, ये एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल जो थीटा है इसके अपोजिट साइड जो होती है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है। और इस थीटा की जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो क्या होगी, बेस। तो बेस और सबसे पहले आप परपेंडिकुलर देख लो कि थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और थीटा की एडजेसेंट साइड क्या है, थीटा की एडजेसेंट साइड बेस है। थीटा की एडजेसेंट साइड ये भी तो हो सकती है, कुछ बच्चों का मानना होगा हाँ ये भी एडजेसेंट साइड्स है, लेकिन ये साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है। इस साइड को हाइपोटेन्यूज मानेंगे। क्यों? क्योंकि राइट एंगल के ठीक अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है और हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज आपको देखनी है कि हाइपोटेन्यूज कहाँ है। उस हाइपोटेन्यूज को ना तो आप बेस बना सकते हो ना ही परपेंडिकुलर बना सकते हो। हाइपोटेन्यूज को छोड़कर बाकी जो दो साइड्स होती हैं उन दो साइड्स में से कोई भी साइड आपका बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है। वो डिपेंड करता है इस एक्यूट एंगल थीटा पे। इस एक्यूट एंगल थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और इस थीटा की जो एडजेसेंट साइड है वो बेस होगी। तो सबसे पहले हम इसका बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं साइन और कॉस की हेल्प से। अब देखिए आपने क्या किया है, क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कैसे ड्रॉ किया है, ओपी को प्रोड्यूस करके। तो हम लिखते हैं नाउ ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन ओपी प्रोड्यूस्ड, यानी प्रोड्यूस की गई ओपी पे आपने क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है। इन ट्राइंगल देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू एन, पी क्यू एन, राइट ट्राइंगल पी क्यू एन में आप इस परपेंडिकुलर और बेस में साइन और कॉस का रूल करके आप इनको फाइंड कर रहे हो। तो साइन थीटा कितना है, कॉस थीटा क्या होता है, या आपको पता है, 10th में आप पढ़ चुके हो। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। You know that perpendicular is side opposite to angle theta, QN is the perpendicular and side opposite to right angle is hypotenuse, so PQ is hypotenuse. So implies that sin theta is equal to, in place of perpendicular you can write QN and hypotenuse is PQ. Sin theta is equal to QN upon PQ implies that sin theta is equal to Qn upon PQ and PQ is vector B. So PQ is equal to the magnitude of vector B. So PQ is equal to magnitude of vector B and magnitude of vector B is equal to B. Magnitude of vector B can simply be written as B. Therefore sin theta is equal to Qn upon B and Qn is equal to B sin theta. This is first equation. Now you have to get this base, so use cos theta and cos theta is equal to base upon hypotenuse implies that cos theta is equal to base. बेस कितना है, देखिए बेस है Qn, सॉरी Pn, बेस क्या है Pn and hypotenuse is same PQ. So we write cos theta is equal to Pn upon PQ implies cos theta is equal to Pn, बेस है, बेस लिख दीजिए Pn अपॉन PQ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है
magnitude of vector b, and magnitude of vector b can simply written b. So cos theta is equal to Pn upon b, and Pn बेस कितना हो गया, Pn is equal to b cos theta. This is equation to b cos theta. तो इस तरीके से आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया Qn परपेंडिकुलर, ये आपका आ गया कितना, देखिए हाईलाइट कर देता हूँ इसको। Qn परपेंडिकुलर आपका आ गया b cos थीटा, और Pn बेस आपका कितना आ गया, Pn बेस आ गया b cos थीटा। तो इस तरीके से फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर को और बेस को। आप सिंपली इसको ऐसे भी इतना नहीं करना चाहते तो आप याद रख सकते हो कि जब आप परपेंडिकुलर फाइंड करते हो तो आप साइन थीटा लगाओगे और साइन थीटा के साथ हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड ले लोगे, या हाइपोटेन्यूज जो वेक्टर हाइपोटेन्यूज जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस वेक्टर को आप साइन थीटा के साथ ले लो, और जो बेस है बेस को निकालने के लिए आप कॉस थीटा लो और कॉस थीटा के साथ उस हाइपोटेन्यूज को ले लो, जो हाइपोटेन्यूज को लोगे लेकिन वेक्टर की फॉर्म में, यानी वेक्टर जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ले लोगे, तो आपका हो जाएगा b cos थीटा बेस हो जाएगा, और क्योंकि हाइपोटेन्यूज वेक्टर b है तो b sin थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरीके से आप ले सकते हो सिंपली, वरना ये एक अच्छा मेथड है जिसकी हेल्प से आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और इस तरीके से आप किसको, परपेंडिकुलर को और बेस को फाइंड कर सकते हो। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कौन सी साइड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड OQ, वेक्टर OQ है, यानी वेक्टर R है, और ये वेक्टर R लेने के लिए हमें ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, कौन सा, OQN। OQN ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेंगे हम, और फिर हम इसका जो रिजल्टेंट है वेक्टर R, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये फाइंड करेंगे। तो देखिए नाउ इन राइट ट्राइंगल कौन सा, OQN, राइट ट्राइंगल OQN में आप क्या करते हो, इस राइट ट्राइंगल OQN में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस राइट ट्राइंगल में अगर ये राइट एंगल है तो इसके ठीक अपोजिट साइड OQ हाइपोटेन्यूज हो गया, और इस राइट ट्राइंगल में जो एंगल है एक्यूट एंगल वो बीटा है, तो बीटा की अपोजिट साइड QN परपेंडिकुलर है, और साइड एडजेसेंट टू एंगल बीटा इज बेस, तो बेस है ON। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब ON का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ON प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ QN implies that OQ square is equal to ON square, but ON is OP plus PN. So in place of ON square we can write OP plus PN का होल स्क्वायर, बिकॉज ON इक्वल है OP प्लस PN की, ON का स्क्वायर है तो OP प्लस PN का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस QN का स्क्वायर। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब देखिए OQ किसको रिप्रेजेंट करता है, OQ रिप्रेजेंट करता है वेक्टर R को, तो OQ का मैग्नीट्यूड R होगा, तो R का स्क्वायर, OP है वेक्टर A, तो OP का मैग्नीट्यूड A होगा, तो आप लिखोगे A
प्लस Pn है बेस इस छोटे ट्राइंगल का, तो Pn हम फाइंड कर चुके हैं, बेस ये रहा Pn b cos थीटा। तो Pn की जगह आप क्या लिखोगे, b cos थीटा। अब OP प्लस Pn का स्क्वायर मतलब a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस Qn आपका है परपेंडिकुलर, और Qn हम निकाल चुके हैं कितना है, b साइन थीटा। तो इन प्लेस ऑफ Qn यू विल राइट b साइन थीटा। अब Qn का स्क्वायर है तो b साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए आगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी आप लगाओगे तो आप गेट करोगे कि a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको आप गेट करोगे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपने गेट करी। आगे आइए, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से लिखा आपने। इम्प्लाइज r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर कॉस थीटा, बी स्क्वायर साइन थीटा, इन टू टर्म्स में बी स्क्वायर कॉमन है तो हमने बी स्क्वायर को कॉमन लिया। अब ब्रैकेट के अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से बन गया आपका। आगे देखिए, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है। एंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, सो यू कैन राइट हियर 1 अब प्लस आगे की टर्म है प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए 1 से अगर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट बी स्क्वायर, तो आप लिखोगे r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना भी रख सकते हो आप, या आप r निकालना है तो जो राइट हैंड साइड है वो अंडर रूट में आ जाएगा। तो r इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपने गेट कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको भी हाईलाइट कर दो। तो देखो इसको हमने हाईलाइट कर दिया। ये जो इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 3 क्या देती है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर r। वेक्टर r जो कि वेक्टर a और वेक्टर b का रिजल्टेंट है, तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड इससे हमें पता चलता है। अब इसी फॉर्मूले से अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो आपको ये गेट हो जाएगा कि r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये गेट हो जाएगा। तो इस थर्ड इक्वेशन से अगर आप कॉस थीटा गेट करते हो, कॉस थीटा, तो आप लिखोगे फ्रॉम 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए कैसे कॉस थीटा आया। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हो तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आप कॉस थीटा निकालते हो तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में 2ab रख दो तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab अपॉन 2ab। ये जो कॉस थीटा आपको मिला ये लॉ ऑफ कोसाइंस कहलाता है, लॉ ऑफ कोसाइंस। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइंस। ये लॉ ऑफ कोसाइंस है। ओके, इसको आप इक्वेशन 4 मान सकते हो। तो ये लॉ ऑफ कोसाइंस है। अब लॉ ऑफ साइंस भी देखते हैं, लॉ ऑफ साइंस। तो लॉ ऑफ साइंस को निकालने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं पी से, किस पे, डायगोनल ओ क्यू पे। तो डायगोनल ओ क्यू पे आप पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, सीधा जाना चाहिए परपेंडिकुलर, यस। यहाँ पे मान लीजिए ये पी एम, पी यहाँ पे एन था, ठीक है, एम। मान लीजिए ये पी एम परपेंडिकुलर है डायगोनल ओ क्यू पे। अब आपको साइन अल्फा, साइन थीटा, साइन बीटा ये निकालना है, और इन सब का यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हो, लॉ ऑफ साइंस भी निकाल सकते हो। तो बारी बारी से हम साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन थीटा निकालते हैं और गेट करते हैं क्या चीज़, लॉ ऑफ साइंस को गेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इस बड़े ट्राइंगल को, इस बड़े ट्राइंगल को लेते हैं तो साइन बीटा आ जाएगा हमारे पास, साइन बीटा। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ओ क्यू एन, ओ क्यू एन, ओ क्यू एन में साइन बीटा इक्वल टू साइन बीटा। तो ये एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, क्यू एन, ये आपकी परपेंडिकुलर है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन ओ क्यू, यानी क्यू एन अपॉन ओ क्यू, क्यू एन अपॉन ओ क्यू। अब क्यू एन कितना है आपका, क्यू एन अपॉन ओ क्यू, ठीक है। ओ क्यू कितना है, क्यू एन को क्यू एन पढ़ा रहने दो आप। ओ क्यू कितना है आपके पास, ओ क्यू है रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। तो ओ क्यू का मैग्नीट्यूड आर हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्यू एन इक्वल टू, अगर साइन बीटा इक्वल टू क्यू एन अपॉन आर है तो क्यू एन इक्वल टू आर साइन बीटा, आर साइन बीटा। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। उसके बाद आपको साइन अल्फ़ा निकालना है। तो साइन अल्फ़ा के लिए आप लिखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, पी क्यू एम में साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है पी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, पी क्यू, हाइपोटेन्यूज है पी क्यू। और पी क्यू कितना है, पी क्यू है वेक्टर बी, तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड बी लेंगे। तो आपका जो पी एम हो जाएगा, पी एम इक्वल टू बी साइन अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 6 हो गई। हमने साइन थीटा निकाला नहीं है अभी, साइन बीटा निकाल लिया, साइन अल्फ़ा निकाल लिया। अब हम साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा पहले हम छोटे ट्राइंगल में निकालते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन में आप निकाल रहे हो साइन थीटा इक्वल टू क्यू एन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यू एन अपॉन पी क्यू। और पी क्यू कितना है, पी क्यू है आपका, पी क्यू है वेक्टर बी। तो पी क्यू की जगह बी आ गया, यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा इक्वल टू क्यू एन अपॉन बी। तो क्यू एन कितना होगा, क्यू एन इक्वल टू
बी साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। तो एक बार यहाँ पे साइन थीटा आपने निकाल लिया। अब आप इस बड़े ट्राइंगल में ओ क्यू एन में तो साइन बीटा निकलेगा, साइन बीटा निकल गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। कितने टर्म्स आ गए आपके पास? 1 2 3। एक आपका आर साइन बीटा आ गया, ओके। यहाँ पे साइन बीटा आ गया, साइन अल्फा आ गया, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, साइन बीटा, साइन थीटा। अब देखिए क्या रिलेशन बन रहा है। क्यू एन यहाँ भी है, क्यू एन यहाँ भी है, तो 5 और 7, ये 5 और 7 इक्वल हो गए। पी एम, एक पी एम निकला है आपका यहाँ पे, और पी एम एक और निकलना चाहिए, पी एम, ठीक है। हाँ, यहाँ इस ट्राइंगल का हमने पी एम निकाल लिया, अभी इस ट्राइंगल का भी पी एम निकालेंगे, तब रिलेशन बनेगा। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल कौन सा? ओ पी एम, ओ पी एम, ओ पी एम ट्राइंगल में साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? पी एम परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड, और वो साइड कौन सी है? ओपी, ओ पी। तो पी एम को पी एम पड़ा रहने दो। ओपी कितना है? ओपी है वेक्टर ए, तो ओपी का मैग्नीट्यूड ए हो गया। तो आपके पास आ गया साइन बीटा इक्वल टू पी एम अपॉन ए। तो पी एम इक्वल टू ए साइन बीटा आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट पी एम इक्वल टू ए साइन बीटा। तो अब इक्वेशन नंबर 8 आ गई आपके पास। तो देखिए 6 में पी एम है और ये 8 में भी पी एम है। तो आप क्या कह सकते हो? आप लिख सकते हो कि फ्रॉम 5 and 7, from 5 and 7, from 5 and 7, 5 and 7 की हेल्प से r साइन बीटा इक्वल टू b साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये भी क्यू एन है, ये भी क्यू एन है, दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो राइट हैंड साइड हो गई r साइन बीटा, और इसकी राइट हैंड साइड हो गई b साइन थीटा। तो r साइन बीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा, इम्प्लाइज दैट। अब देखिए साइन बीटा के अपॉन में b को भेज दीजिए, और साइन थीटा के अपॉन में r को भेज दीजिए। तो ये आ जाएगा साइन बीटा अपॉन b इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन r। इसको इक्वेशन नंबर 9 दे देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 6 and 8, फ्रॉम 6 and 8, 6 and 8 से आप देख रहे हो 6 में पी एम है लेफ्ट हैंड साइड में, और 8 में भी पी एम है लेफ्ट हैंड साइड में। तो 6 की राइट हैंड साइड और 8 की राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो b साइन अल्फा इक्वल हो गया a साइन बीटा के। अब अगर दोनों साइड इक्वल हो गई तो साइन अल्फा के अपॉन में a आ जाएगा, यानी साइन अल्फा अपॉन a, और इस साइन बीटा के अपॉन में ये वाला b आ जाएगा। तो आप लिखोगे साइन अल्फा अपॉन a इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन b। तो फ्रॉम 6 and 8 साइन अल्फा अपॉन a इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन b, साइन बीटा अपॉन b। ये इक्वेशन नंबर 10 आ गई। अब जो 9 नंबर इक्वेशन है, 9 और 10, इन दोनों इक्वेशन का अगर आप यूज करोगे, इक्वेशन नंबर 9 ये हाईलाइट कर देता हूँ बॉक्स में, और ये इक्वेशन नंबर 10, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करोगे तो
आप इन दोनों इक्वेशंस में एक चीज़ कॉमन पा रहे हो क्या? देखो साइन बीटा अपॉन बी इक्वेशन 9 में भी है और साइन बीटा अपॉन बी इक्वेशन 10 में भी है। अगर इनकी वन साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। साइन बीटा अपॉन बी इक्वल है साइन थीटा अपॉन आर के और साइन बीटा अपॉन बी इक्वल है साइन अल्फा अपॉन ए के। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो साइन थीटा अपॉन आर और साइन अल्फा अपॉन आर भी इक्वल है। तो ये तीन चीज़ें हमको रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन क्या मिल गया? फ्रॉम 9 एंड 10, 9 एंड 10 से यहाँ पे लिख देता हूँ रफ करके, क्योंकि नीचे बोर्ड पे क्या लिखा है कई बार वीडियो में वो कट जाता है, आपको फिर वो दिखाई नहीं देगा। तो देखिए फ्रॉम 9 एंड 10, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, इक्वेशन 9 और 10 से हमें क्या गेट हो गया? हमें गेट हो गया साइन थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस, ये लॉ ऑफ साइंस यूज किस लिए होता है? ये लॉ ऑफ साइंस साइन थीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा, यानी जो एंगल्स हैं थीटा, अल्फा, बीटा, इनमें रिलेशन और रिजल्टेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में रिलेशन और इनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है। और जो अल्फा एंगल है यानी जो एंगल्स हैं उनको फाइंड करने में भी ये हेल्प करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये लॉ ऑफ साइंस। देखिए बात करते हैं स्पेशल केसेस की। तो ये स्पेशल केसेस डिपेंड करता है कि टू वेक्टर्स किस एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, यानी कितना इंक्लाइंड हैं। देखिए अगर जैसे हमें पता है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एंगल थीटा है। तो एंगल थीटा, अगर टू वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इधर वेक्टर ए और इधर वेक्टर बी, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ये कब 0 डिग्री हो जाएगा? जब टू वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ये फर्स्ट केस बनता है स्पेशल केस आपका कि व्हेन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, then थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री बिकॉज कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, अब थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो देयरफॉर रिजल्टेंट कितना होता है? रिजल्टेंट होता है होल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा कितना है? 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। तो आपके पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या होगा? r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो इंटू 1। तो रिजल्टेंट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दिस इज द आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर इस प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। सो यू कैन राइट r इक्वल टू अंडर रूट में लिखोगे आप होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। अब रूट की जो वैल्यू होती है वो रूट क्या करती है? पावर को इंडिकेट करती है, एक्सपोनेंट को इंडिकेट करती है। कितनी एक्सपोनेंट को? 1/2 एक्सपोनेंट को।
तो स्क्वायर से 1/2 कट गया तो पावर 1/2 आ गई। तो आप क्या लिख सकते हो, r इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट से ये पावर कैंसिल हो गई, तो r इक्वल टू a प्लस b। इट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर r इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो ये पहला स्पेशल केस हो गया, ये समझ गए आप। अब देखिए सेकंड केस की बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है सेकंड नंबर, इसी में ही मैं चेंजेस कर देता हूँ। नंबर 2, व्हेन टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शंस में अगर दोनों एक्ट करेंगे तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो cos 180 डिग्री, वी गेट cos 180 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, cos 180 डिग्री -1 होता है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, 180 डिग्री इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे क्या गेट करोगे, -1। अब -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा -2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप गेट करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट आ जाएगा a माइनस बी। तो रिजल्टेंट आ गया आपका a माइनस बी। तो इस तरीके से आप a माइनस बी ये केस हो जाएगा जब टू वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे होंगे। अब थर्ड केस है व्हेन टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b एक्ट एट राइट एंगल, एक्ट एट राइट एंगल्स, राइट एंगल। अगर ये दोनों वेक्टर राइट एंगल पे एक्ट करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 90 डिग्री, तो हमें गेट होगा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, तो cos 90 डिग्री 0 आ गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे आ गया 0। अब 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 बन गया, तो यहाँ पे आप प्लस क्या गेट कर रहे हो, 0 गेट कर रहे हो, 0 गेट कर रहे हो तो आपके पास क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 0 को तो आप छोड़ दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्टेंट आपका आ गया अंडर रूट में इस तरीके से। तो ये तीसरा केस था। इस केस में ये थर्ड नंबर यहाँ पे लगा लीजिए। ये कुछ स्पेशल केस थे। अब स्पेशल केस के बाद में हम बात करते हैं रिजल्टेंट के। हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए डायरेक्शन निकालते हैं तो हमने हेडिंग ली है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। वेक्टर आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं। तो इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, इसकी डायरेक्शन बता रहा है ये एंगल बीटा। और ये एंगल बीटा किसकी हेल्प से बन रहा है, ये एंगल बीटा इस बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया। अब ये जो साइड है, ये साइड, ये हैंड मान लीजिए, ये साइड डिपेंड करती है
इस पे, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है बेस से, और परपेंडिकुलर की हाइट पे। अगर ये परपेंडिकुलर छोटा होगा तो ये हाइट कम हो जाएगी, एंगल कम हो जाएगा। परपेंडिकुलर जितना ज़्यादा ऊंचा होगा एंगल उतना ज़्यादा बड़ा बनता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन डिपेंड किन पे कर रही है, इन टू साइड्स पे, बेस पे और परपेंडिकुलर पे। तो इसलिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस इसकी हेल्प लेनी पड़ रही है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो होता है वो tan थीटा होता है। तो tan यहाँ पे tan बीटा है, तो tan बीटा बताएगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम tan की हेल्प से निकालेंगे, और किस ट्राइंगल में निकालेंगे, ट्राइंगल OQN में निकालेंगे। तो देखिए डायरेक्शन के लिए हम लेते हैं इन ट्राइंगल OQN tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंप्लाइज tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है QN, एंड बेस कितना है, बेस है ON। तो tan बीटा इक्वल टू QN अपॉन ON। ON कितना है, OP प्लस PN, OP प्लस PN, ये आपका ON है। अब देखिए QN आपने कितना निकाला, QN निकाला B sin थीटा। तो इन प्लेस ऑफ QN यू कैन राइट B sin थीटा। और OP क्या है, OP है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, तो OP की जगह आप लिख सकते हो A। और PN क्या है, PN है आपका, PN है B cos थीटा। तो इन प्लेस ऑफ PN यू कैन राइट B cos थीटा। तो आपका tan बीटा कितना आ गया, tan बीटा इक्वल टू QN आपका आएगा B sin थीटा अपॉन OP की जगह आप लिखोगे A प्लस PN की प्लेस पे आप लिखोगे B cos थीटा। तो ये जो tan बीटा इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा है, इसकी हेल्प से आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, ये एंगल बीटा बताएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बीटा इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। इस तरीके से भी आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो, वरना 11th क्लास के स्टूडेंट इतना भी निकाल देंगे तो बहुत है। तो ये मेथड था डायरेक्शन फाइंड करने का रिजल्टेंट वेक्टर R का। तो आज फिर ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चला है, इसलिए जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको 10 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में ना एक्सप्लेन करके कल ही, ज़्यादा आपको वेट नहीं करवाऊंगा, कल ही आपको दूसरी वीडियो में 10 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करवाऊंगा, ताकि इन रूल्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए फिजिक्स को, और अपना बेस्ट करने के लिए अपनी पूरी बुद्धि का उपयोग कीजिए, अपनी डिफरेंट बुक्स को पढ़िए, और फिर देखिए आपकी नॉलेज कैसे इंक्रीज़ होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।